स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो ग्रुप डी की पीवाईक्यू बेस्ड जो संभावित प्रश्न पत्र है उसकी सीरीज जो चल रही है उसमें ये हमारा सेट नंबर 2 रहने वाला है। आज चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जो सार्वजनिक रोजगार है उसमें जो अवसर की समानता है ये पूछा गया है, तो ये किस आर्टिकल में आपका बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 16। तो ये आपका अनुच्छेद 16 में बताया गया है सार्वजनिक रोजगार की समानता। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो जो आर्टिकल थे 18 से 22 तक वो हमने आपको 25 तक पहले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किए थे। और ये भी बताया था जो ये मौलिक अधिकार हैं ये आपके भारतीय संविधान में किसमें भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं भाग 3 में। और इनको मौलिक अधिकार जो है ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। वहीं इसमें अगर हम आगे बात करें तो जो आपके आर्टिकल है 12, तो आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? तो जो आर्टिकल 12 में दिया गया है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में आपके अल्पीकरण के बारे में दिया गया है कि अगर मौलिक अधिकार कोई भी अगर समस्या खड़ी करता है कोई मौलिक अधिकार तो उसके प्रतिबंध के लिए यानी कि अल्पीकरण के बारे में ये आपका आर्टिकल 13 में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समानता ये आपकी आर्टिकल 14 में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 15 में जो आपका ये दिया गया है इसमें बताया गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 16 अभी आपको मैंने बताया ही, इसमें रोजगार की समानता के अवसर दिए गए हैं। और आर्टिकल 17 में जो है वो आपका अस्पृश्यता के अंत दिया गया है यानी कि छुआछूत का जो अंत है वो दिया गया है आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 18 में जो आपको बताया गया है इसमें बताया गया है उपाधियों का उन्मूलन। तो ये आपके अभी आर्टिकल 2 सेट में जो है ये 12 से 25 तक मैंने मौलिक अधिकारों को डिस्कस कर दिया है। ऐसे ही आगे प्रैक्टिस सेट में सारे हम डिस्कस करा देंगे आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो पूर्ण क्रायोजेनिक इंजन जो कि भारत के द्वारा बनाया गया था निजी तौर पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा धवन 1। तो इसका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो धवन 1 इसका राइट आंसर था। वहीं इसकी अगर हम बात करें तो ये जो 3D इंजन है आपका, ये 3D बेस्ड क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया था जो 3D तकनीक पर बेस्ड था। और ये बनाया किस कंपनी के द्वारा गया था? तो अग्निकूल, कौन सी? अग्निकूल कॉस्मोस कंपनी है ये आपकी। अग्निकूल कॉस्मोस जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसी के द्वारा ये बनाया गया था। और अग्निकूल कॉस्मोस जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। और यही कंपनी जो है वो आपका अग्निबाण जो कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन है वो भी बना रही है। ये भी आपको याद रखना है, अग्निबाण जो कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन है और ये भी अग्निकूल कॉस्मोस के द्वारा ही बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1852 में महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? तो महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए जो महिला सेवा मंडल की शुरुआत की गई थी ये सावित्रीबाई फुले के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सावित्रीबाई फुले के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने 1848 में, कब? 1848 में पहला महिला महाविद्यालय खोला था। पहला महिला महाविद्यालय इनके द्वारा 1848 में खोला गया था। और इन्हीं के द्वारा 1873 यानी कि 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी जो कि इन्होंने अपने पति के साथ जो ज्योतिबा फुले थे उनके साथ मिलकर 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इन्हीं से एक और संबंधित प्रश्न बनता है गूगल डूडल के बारे में। 2017 में जब इनकी 186वीं जयंती मनाई गई थी तो गूगल डूडल ने इनकी जयंती को वो समर्पित किया था। और इनकी जयंती मनाई कब जाती है? तो 3 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो तमिल को शास्त्रीय भाषा जो घोषित किया गया था ये आपका 2004 में घोषित किया गया था। तो ये पहली शास्त्रीय भाषा थी जिसको घोषित किया गया था। इसके बाद 2005 में जो था वो किसको घोषित किया गया था? तो 2005 में जो है आपका संस्कृत को घोषित किया गया था। यहाँ पे
संस्कृत को 2005 में। 2008 में दो भाषाएं आपकी की गई थी, कन्नड़, एक तो आपकी कन्नड़ा थी और दूसरी थी जो आपकी वो तेलुगु थी 2008 में। वहीं 2013 में आपकी मलयालम थी, मलयालम, और 2014 में जो थी वो आपकी उड़िया भाषा थी। इनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था। तो 2014 तक जो आपकी शास्त्रीय भाषाएं थीं ये टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं, लेकिन 2024 में 5 शास्त्रीय भाषाएं और जोड़ी गई, जो कि अब वर्तमान समय में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। तो 2024 में जो शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई थी वो कौन सी जोड़ी गई थी? तो एक तो आपकी मराठी जोड़ी गई थी, पाली जोड़ी गई थी, प्राकृतिक जोड़ी गई थी, असमिया जोड़ी गई थी और बंगाली जोड़ी गई थी। मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली, ये आपकी 5 और शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई थी। तो टोटल अब वर्तमान समय में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले आप लोगों को बता दें कि स्टैटिक जीके के लिए अगर आप लोग ई बुक परचेज करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। इसमें 50+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। डिफरेंस एग्जाम को एनालिसिस करते हुए रेलवे, एसएससी, डिफेंस और जो स्टेट्स के वनडे एग्जाम्स होते हैं उनको एनालिसिस करके इस ई बुक को तैयार किया गया है। और स्टैटिक जीके का एग्जाम में वेटेज भी अच्छा खासा होता है, तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइस जो है इसका मात्र 49 रुपये रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन राज्य में किया गया था। तो चौथा संस्करण जो था खेलो इंडिया गेम्स का, यह आपका हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो खेलो इंडिया, पहले ये यूथ गेम्स नहीं हुआ करते थे। जब इनकी शुरुआत हुई थी तो 2018 में इन्हें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था, लेकिन फिर इनका नाम चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। तो 2018 में पहला संस्करण आपका नई दिल्ली में खेला गया था। वहीं दूसरा जो संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, यह आपका पुणे, महाराष्ट्र में खेला गया था। और तीसरा संस्करण जो था आपका पंचकुला, भोपाल यानी कि एमपी में खेला गया था। और चौथा संस्करण आपका हरियाणा में खेला गया था। वही छठवां और सातवां संस्करण भी इम्पोर्टेंट होता है। छठवां संस्करण जो था वो आपका कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में आपका छठवां संस्करण खेला गया था। और सातवां संस्करण जो चल रहा है, सॉरी आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में आपका जो था ये छठवां संस्करण खेला गया था। और जो सातवां संस्करण 2025 में खेला गया, ये आपका कहाँ पे खेला गया था? तो 2025 का जो सातवां संस्करण था ये बिहार में खेला गया था। और जो छठवां संस्करण था ये आपका तमिलनाडु में खेला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, असम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो असम में राज्यसभा की सीटों की बात करें तो कितनी है? तो ये 7 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर हम ईस्टर्न राज्य की बात करें तो असम में ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वहीं ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, यहाँ पे जो मैं अभी राज्य लिख रहा हूँ इन सब में एक ही राज्यसभा की सीट है। कौन कौन सी? तो पहला आपका होगा मणिपुर, दूसरा नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो 7 सिस्टर में आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही राज्य है असम जिसकी 7 सीटें हैं, बाकी सभी में एक एक सीटें हैं। तो ये आपको याद रखना है और यहीं से आपका प्रश्न बनता भी है। इसके बाद अगर हम क्या यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली की भी राज्यसभा सीटें पूछ ली जाती हैं। तो दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें हैं। और पुडुचेरी में भी कितनी राज्यसभा सीट है? तो 1 राज्यसभा सीट है पुडुचेरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र इकाई कौन सी है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी इसको वैधानिक दर्जा जो दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसी के साथ हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ये हम कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल 1993 से ही हम पंचायती राज दिवस को मना रहे हैं। पहली पंचायत की अगर हम बात करें तो पहली पंचायत जो थी वो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर, राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था इसका। लेकिन जो पहली पंचायत लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को, वो 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन की किस खनिज अयस्क के जो निक्षेप होते हैं उसका निर्माण होता है? तो इसमें जो निर्माण आपका होता है ये किसका होता है? तो बॉक्साइट का निर्माण होता है।
सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श सेहत एक टेली परामर्श सेवा है जिसके द्वारा निम्नलिखित मंत्रालय में से किसके द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो मंत्रालय आपका पूछा गया है। सेहत जो सेवा ई पोर्टल था तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो जो है आपका ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया था। तो जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया थी इसका विलय जो था ये पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में कर दिया गया था। अगला प्रश्न आता है समशिष्ट अर्थशास्त्री विश्लेषण में बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस एक है, तो ये क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा किसी व्यक्ति की आय में प्रति यूनिट बचत में परिवर्तन ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ओलिव रिडले कछुए के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने का स्थान पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वो ओलिव रिडले कछुए के लिए सबसे बड़ा घोंसला बनाए जाने का स्थान पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान की सीमा पर रहने वाले निम्न में से किस समुदाय के लिए वन और वन्यजीव का संरक्षण एक धार्मिक सिद्धांत है। तो ये आपको पता ही होगा ये बिश्नोई समुदाय के द्वारा जो है किया जाता है और बिश्नोई समुदाय में हिरण को बहुत ही पवित्र चीज़ माना जाता है। अगला आता है निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा एक झारखंड से संबंधित है। तो झारखंड से संबंधित अगर हम त्यौहार की बात करें तो ये कौन सा त्यौहार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टुसू जो है ये आपका झारखंड से संबंधित है। वहीं झारखंड के अगर हम अन्य त्यौहार देखें तो इसमें आपका एक सरहुल त्यौहार आता है और कर्मा त्यौहार आता है, सोहराई त्यौहार है और जावा त्यौहार है जो कि आपके झारखंड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद निम्नलिखित में से बहुराष्ट्रीय कंपनियों किसने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अनुपालन के मुद्दे के कारण अपना भारत का संचालन बंद कर दिया जिससे विदेशी निवेशकों को भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक स्वामित्व नहीं दिया गया। तो ये जो था ये कोको कोला कंपनी थी। ठीक है, ये प्रश्न आपका कई बार रिपीटेड भी है। 2016 के ग्रुप डी में भी पूछा गया था। कहाँ पे, हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको पता ही होगा उड़ीसा से जो है ये आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। तो गंगा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था। तो जो आपका टेहरी बांध है ये आपका गंगा नदी पर बनाया गया था। वहीं अगर हम चमेरा बांध की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश में है और ये आपका किस नदी पे, तो ये रावी नदी पर स्थित है चमेरा बांध। वहीं कोयना बांध की बात करें तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में स्थित है और कोयना नदी पर ही स्थित है। और रेहंद की बात करें तो जो रेहंद बांध है ये आपका रेहंद नदी पर ही स्थित है और यूपी में है और इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी हम रेहंद बांध को जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से डैश को भारत में अवसंरचनात्मक विकास के मामलों में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो ये किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है ब्रिटिश शासन का। तो रेलवे में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इनका माना जाता है। तमिलनाडु के किस स्थान पर आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा। तो जो तमिल विश्वविद्यालय है ये आपका तंजावुर में स्थित है। अगला आता है निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार और नॉर्वेस्टर और काल वैसाखी से संबंधित होते हैं। तो ये क्या संबंधित होते हैं। पश्चिम बंगाल और असम राज्य के क्षेत्र जो होते हैं वो प्री मानसून बौछार और काल वैसाखी से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकाय के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। लोक स्वास्थ्य, विधि और व्यवस्था, स्वच्छता, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। तो ये पूछा गया है कि जो निकाय क्षेत्र अधिकार होते हैं कौन सा इनमें से नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा विधि और व्यवस्था जो है इसमें आपका नहीं आता है। अगला प्रश्न है परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है। तो ये कौन सा मॉडल था परमाणु का। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमसन का मॉडल था जो क्रिसमस पुडिंग के समान था।
मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो जो मनुष्य का मेरुदंड होता है इसमें जोड़ी तंत्रिकाएं जो होती हैं ये कितनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 31। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? तो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया है, जो सबसे सुटेबल होता है स्टेबल पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्र इसका राइट आंसर होगा। अगला और आखिरी लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम दो विद्युत आवेशकों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? तो कौन सा नियम है? तो ये आपका होगा कूलाम का नियम जो होता है, जो दो विद्युत नियम आवेशकों के बीच लगने वाले बल से संबंधित होता है। अब देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो नेफोमीटर होता है ये किसके निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित होता है? बादलों की दिशा व गति, वर्षा की मात्रा, सागरीय लवणता की मात्रा या उपरोक्त सभी। तो बताना है आपको नेफोमीटर ये किसके मापन से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और आप सभी लोगों को बता दें, ग्रुप डी के स्पेशल मॉक्स जो हैं एक्सपेक्टेड वाले आपके ऐप पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ये जो 15 स्पेशल मॉक हैं इनको ज़रूर दीजिएगा। और सेक्शनल वाइज जो जीके जीएस है वो भी आप लोग लगाते रहिए। और आगे जैसे ही आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी वैसे ही हम और आपको 15 मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। इन टोटल 30 मॉक हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप जो ये 15 मॉक और 150 से ज़्यादा आपके जीके जीएस के सेक्शनल मॉक डले हैं, तब तक आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी उसी के साथ आपके बेस्ट 15 या आप कहेंगे तो आपको 25 भी मॉक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।